पहली बार मैं देखता हूँ सुप्रीम कोर्ट जो है एक्टिविस्ट मोड में है। और इसीलिए मोदी जी जब कल की धाम का उद्घाटन करने गए, तब उन्होंने सीधा कहा कि मेरे खिलाफ भी पीआईएल आने वाली है। यानी उनको आभास है कि मेरे खिलाफ पीआईएल आने वाली है। किस मुद्दे पे आने वाली है सारे सेक्रेटरीज को पता है। ये हम एक दिन बताएंगे कौन सा बम है जो मोदी जी के पीछे टिक 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 कर रहा है। इंडस्ट्रीज के ऊपर इस समय जो है 3,13,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। अडानी के ऊपर जो है इस समय 3,40,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। एनटीपीसी जो कि सरकारी एजेंसी है, मोदी जी के हर कार्यक्रम में वो पैसा खर्च करते हैं, उस पे 2,20,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। वोडाफोन जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, उस पे 2,01,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इंडियन ऑयल जो कि सरकारी मोदी जी का प्रचार हर जो उनका पेट्रोल पंप है उसके ऊपर मोदी जी की फोटो लगाती है, मोदी की गारंटी है, उस पर 1,40,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। पावर ग्रिड जो कॉरपोरेशन है हिंदुस्तान का, उस पे 1,26,000 करोड़ का कर्ज है। और टाटा पे 1,25,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या चाहता है कि इसकी जानकारी अगर चुनाव से पहले हो गई तो दो काम होंगे। एक तो ये होगा कि पोल खुल जाएगी कि क्विड प्रो क्यो, यानी इस हाथ ले इस हाथ दे। नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, आज फिर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप हमें सारा डेटा प्रोवाइड करो, उसमें टाइम मांगा है और वो सुप्रीम कोर्ट की बात एक तरह से इग्नोर की जा रही है। तो ऐसे में स्टेट बैंक के साथ क्या होगा? क्या कोई और उन पर केस चलेगा या फिर कुछ नहीं होगा? भारतीय स्टेट बैंक जो कि हिंदुस्तान का सरकारी तौर पर सबसे बड़ा बैंक है, वो आज के समय में गंभीर संकट में है। और एक समय ऐसा आ सकता है कि उसकी मान्यता, उसकी कार्यप्रणाली पर रोक लग जाए। अभी आपने देखा कि पेटीएम पे रोक लगी और ये कहा गया कि पेटीएम के खातों की जांच होगी और उसका जो व्यावसायिक लेन-देन है वो बंद किया जाएगा। और यही स्थिति थोड़े दिनों में मेरा मानना है कि भारतीय स्टेट बैंक के साथ हो सकती है। और उसके 48 करोड़ जो ग्राहक हैं, उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो आज के समय में भारतीय स्टेट बैंक के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मिस्टर दिनेश खारा, उन्हों की हरकतें ऐसी हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने सीधे जो है लॉगर हेड हो रहे हैं, जिसे कहते हैं सींग से सींग भिड़ाकर लड़ने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा सीधा-साधा फैसला दिया 15 फरवरी 2024 को कि जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड जो कि एसबीआई ने बेचे हैं और उनको बाद में जो है विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने खातों में जमा कराया है, उसकी सूची उसे 6 मार्च तक देनी। 6 मार्च निकल गई है और स्टेट बैंक ने उसकी जगह एक कोशिश की है कि उसे 136 दिन का टाइम मिल जाए, ताकि जो लोकसभा के चुनाव होने हैं, उन तक किसी आदमी को ये ना पता चले कि अडानी ने, अंबानी ने, टाटा ने, बिरला ने और दूसरी कंपनियों ने भारतीय जनता पार्टी को कितनी घूस दी इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में और उसके बदले में उन्होंने कितना फ़ायदा उठाया। मैं जब आंकड़ों की बात करता हूँ, तो आंकड़े अगर आप देखेंगे, तो बड़े चौंकाने वाले और दिल दहलाने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि अंबानी, जिनके बेटे की शादी इस समय प्री वेडिंग शूट जो है जामनगर में चल रहा है, जिसमें 1,000 करोड़ रुपए वो खर्च कर रहे हैं। उनके बारे में अगर आप जानोगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि उनकी कंपनियों पे रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर इस समय जो है 3,13,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। अडानी के ऊपर जो है इस समय 3,40,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। एनटीपीसी जो कि सरकारी एजेंसी है, मोदी जी के हर कार्यक्रम में वो पैसा खर्च करते हैं। एयरपोर्ट जाओगे तो एनटीपीसी दोनों तरफ जो है एयरपोर्ट की सुंदरता पे पैसे खर्च करती है। उस पे 2,20,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। वोडाफोन जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, उस पे 2,01,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इंडियन ऑयल जो कि सरकारी मोदी जी का प्रचार हर जो उनका पेट्रोल पंप है उसके ऊपर मोदी जी की फोटो लगाती है, मोदी की गारंटी है, मोदी जी मुस्कुराते हैं ऐसी जैकेट पहन के। तो आप समझिए उस पर 1,40,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। ओएनजीसी, वो भी मोदी जी का खूब प्रचार करती है, उसके ऊपर भी 1,29,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। पावर ग्रिड जो कॉरपोरेशन है हिंदुस्तान का, उस पे 1,26,000 करोड़ का कर्ज है। और टाटा, जिसने कि एयर इंडिया खरीदी है और बना लिया कि भई ये मेरी कंपनी है, उस पे 1,25,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। एल-एन-टी, जिसने अभी आपने देखा होगा दिल्ली में प्रगति मैदान की टनल बनाई थी 920 करोड़ में, जो कि बनने से पहले ही अभी तक पूरी नहीं हुई, लेकिन उसमें अभी पानी चूने लगा है।
और उसका विवाद हो रहा है कि मोदी जी का विकास का जो मॉडल है, वो हमेशा चूने लगता है, चूता रहता है। और उसमें आप देखेंगे कि जो भी आदमी वहाँ काम करता है, उसकी पैंट गीली रहती है। इसी तरह जो है, जो बिरला की ग्रेसिम कंपनी है, उस पर 1,01,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और अगर इस सारे कर्ज को जोड़ेंगे, तो ये 18,29,000 करोड़ रुपए का कर्ज सिर्फ इन 10 कंपनियों पे। अब जिन 10 कंपनियों पे कर्ज है, वो उन कंपनियों ने कितना पैसा जो है मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दिया है, ये सब किसको पता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पता है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या चाहता है कि इसकी जानकारी अगर चुनाव से पहले हो गई, तो 2 काम होंगे। एक तो ये होगा कि पोल खुल जाएगी कि क्विड प्रो क्यो, यानी इस हाथ ले, इस हाथ दे, इस हाथ रिश्वत दे, इस हाथ जो है अपनी ज़मानत ले, इस हाथ रिश्वत दे, इस हाथ अपना टेंडर ले, इस हाथ रिश्वत दे, इस समय जो भी सरकारी उद्यम है वो खरीद ले। तो आप समझिए 18,29,000 करोड़ रुपए जिन बैंकों ने दिए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध बैंक, सबसे ज़्यादा शेयर किसका है? वो स्टेट बैंक। अब स्टेट बैंक के जो अध्यक्ष हैं, मैंने दिनेश खारा, जिनका ज़िक्र किया, उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिल गई। उन्हें जो है पिछले साल जो है 7 अक्टूबर 2023 को 63 साल की उम्र में रिटायर होना था। मोदी जी ने कहा 10 महीने की और आपको मोहलत दे रहे हैं, ताकि हमारे जो पाप हैं, वो छुपे रहें। और आज की जो ताज़ा खबर है, वो बड़ी विचित्र है कि स्टेट बैंक ने अडानी को, जो बम्बई एयरपोर्ट उसने लिया हुआ है, उसके ऊपर जो लोन है, वो 17,770 करोड़ का है, वो राइट ऑफ कर दिया है, माफ़ कर दिया। 17,770 करोड़। किसान बेचारे मर गए कि हमारा लोन माफ़ कर दो। उनका लोन माफ़ नहीं किया सरकार ने। किसान को धरने पे बैठना पड़ता है, दिल्ली आते हैं तो कांटे लगा देते हैं, बड़ी-बड़ी झाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, उनके ऊपर जो है बुलेट चलाते हैं और उनको जो है जान दे ले लेते हैं उनकी। उनके लोन माफ़ नहीं करती मोदी सरकार। किसका माफ़ किया? अडानी का, अंबानी का, टाटा का, बिरला का। तो आप समझ लीजिए स्टेट बैंक इस समय घोटालों का बैंक है और इस बैंक में सबसे ज़्यादा घोटाले इसलिए होते हैं क्योंकि इसके जो अध्यक्ष हैं, पहली अध्यक्ष कौन थी? वो अरुंधति भट्टाचार्य थी। अरुंधति भट्टाचार्य ने क्या किया? उसने जो रिलायंस की जो एक पहली कंपनी थी, अनिल अंबानी की कंपनी, उसको कितना लोन दिया? आप देखेंगे तो उसको 96,000 करोड़ का लोन दिया। 96,000 और 96,000 करोड़ के लोन को उसने क्या किया अरुंधति ने? राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ मतलब माफ कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ? रिटायर होते ही उसको तुरंत जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, मुकेश अंबानी की कंपनी में फुल टाइम डायरेक्टर बना दिया कि इधर भी मेवा खाओ, इधर भी मेवा खाओ, इधर भी लूटो और लूट का बदला जो है तुरंत लो। तो ये जो है स्टेट बैंक के जितने भी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और चेयरमैन हैं, उनकी करतूत ये है। और आपको याद होगा कि जब सरकार जो है डी-इन्वेस्टमेंट कर रही थी, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक चेयरमैन को जोधपुर की एक अदालत ने कहा था कि इनको जेल भेजो, 2 साल की जेल उनको दी गई थी। तो ये जो है घोटालों का बैंक है और इस बैंक की हिम्मत देखिए। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने कहा 5 कि हम संवैधानिक पीठ में ये मानते हैं कि ये जानकारी इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी जनता को मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जनता का राइट टू इन्फॉर्मेशन है, उनका संवैधानिक अधिकार है। भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 19 1 ए है, उसमें उनको और बाकी दूसरे जो अनुच्छेद हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन जिसमें कि उनको सारी जानकारी मिलनी चाहिए लोकतंत्र में। क्योंकि लोकतंत्र में हम क्या कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही असली शासक है। अब्राहम लिंकन की एक जो कोटेशन है, वो यही है कि इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए सरकार, यही डेमोक्रेसी है। और आज मोदी जी क्या कहते हैं? जनता को जानने का अधिकार नहीं है। अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच को जब इलेक्टोरल बॉन्ड की सुनवाई हो रही थी, तब अपने एफिडेविट में कहा था कि जनता को ये जानकारी लेने का कोई अधिकार नहीं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने आरटीआई कानून जो है, उसकी पूरी तरह से हत्या कर दी है। जो एक्ट जो है मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम में 2005 में आया था, जिसने बहुत सारे लोगों को हर जानकारी सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया था, उसकी धीरे-धीरे हत्या, उसको धीरे-धीरे पंगु किया। पहले उसकी उँगलियाँ काट दी, फिर उसका अंगूठा काट दिया, फिर उसका दूसरा हाथ काट दिया, फिर उसको ठूँठ बना दिया। और आज के समय में आप देखिए,
जो आरटीआई एक्ट है, उसकी हत्या अगर किसी सरकार ने की है, तो मोदी सरकार ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि ये जो है जनता का अधिकार है और ये लोकतंत्र की पहली शर्त है कि जो लोग शासक हैं, उन्हें पता चले कि उनकी राजनीतिक पार्टियाँ और उनके यहाँ के उद्योगपति और उनके यहाँ के बैंक क्या कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने एक डेडलाइन तैयार की। उन्होंने 15 फरवरी 2024 को कहा कि 6 माह तक जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सच्चाई है, वो स्टेट बैंक को चुनाव आयोग को बतानी है, और 13 तारीख तक, उसके 1 हफ्ते बाद जो है, ये सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आए ताकि लोगों को पता चले। और आपको भी पता है, हमें भी पता है कि 12 तारीख को, 12 मार्च को चुनावों की अधिसूचना की घोषणा होनी है, यानी कोड ऑफ कंडक्ट जो है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, वो लग जाएगा। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद जो है, सारी बात जो है, बिल्ली जो है थैली से बाहर आ जाएगी। अब बिल्ली थैली से बाहर ना आए, इसके लिए स्टेट बैंक को ऊपर से निर्देश दिया गया है कि तुम ये एप्लीकेशन लगाओ कि हमें ये डाटा इकट्ठा करने के लिए समय चाहिए। जस्टिस दीपक गुप्ता, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अब रिटायर्ड जज हैं, जिन्होंने इस मामले की सुनवाई की थी, और उन्होंने 12 अप्रैल 2019 को ये निर्देश दिया था एसबीआई को कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा ब्यौरा जो अपने पास रखे, उसे इकट्ठा करे, सूचीबद्ध करे और सील्ड लिफाफे में, यानी सील बंद लिफाफे में इलेक्शन कमीशन को भेजे, ताकि इलेक्शन कमीशन को पता चले कि कौन-किन पार्टियों को कितना चंदा किसने दिया है। और उस समय ये बेंच का जो फैसला है, ये गोगोई साहब उस समय देश के मुख्य न्यायाधीश थे, तब ये दिया गया। तो उस समय तक इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 12,717 हमारे पास जो है इलेक्टोरल बॉन्ड बिके हैं, और उसके बाद अब जब हम बात कर रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा सामने आ गया, तो 44,434 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। अब खरीदे किसने? ये तो इलेक्शन कमीशन से पहले जो एसबीआई है उसे पता है, क्योंकि केवाईसी के वाले खाते से ही ये पैसा खरीदा जा सकता था। और इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड की जो पूरी की पूरी रचना थी, जो मोदी सरकार का एक बेईमानी का फैसला है, उसको उस समय के जो हमारे वित्त सचिव थे, सुभाष चंद्र गर्ग, उनको ज़िम्मेदारी दी गई थी कि आप इसे बनाओ। सुभाष चंद्र गर्ग पहले जो है इकोनॉमिक ऑफेंसेस और इकोनॉमिक ऑफेंसेस का जो डिपार्टमेंट है, उसके सेक्रेटरी थे, बाद में वो देश के वित्त सचिव बने, और उन्होंने इस सारे बातों को पूरी तरह से जनता को बताया है। 2-3 बार वो सार्वजनिक रूप से बोले हैं। उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा है, वो अगर रिज़र्व बैंक और स्टेट बैंक को अगर पूछा जाए, तो वो 1 दिन में ब्यौरा दे सकते हैं। अभी जो है एक जो इनिशिएटिव है, जो जर्नलिस्टों का इनिशिएटिव है, रिपोर्टर्स कलेक्टिव, उसने सारी जानकारी जुटाई है, और उसकी खबर इंडियन एक्सप्रेस में भी छपी, और उसमें उन्होंने कहा है कि 27 फरवरी 2024 को ये सारा ब्यौरा केंद्र सरकार ने एसबीआई से माँगा था, और एसबीआई ने उनको 2 दिन के भीतर ही सारी जानकारी उपलब्ध करा दी। अब जो जानकारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को स्टेट बैंक ने 27 फरवरी को दे दी, उसको वो इलेक्शन कमीशन को नहीं देना चाहता, और इसी के लिए एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट, उसने जो है एक कंटेम्प्ट पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में लगाई है कि इलेक्शन कमीशन को जानकारी ना देकर एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले की अवमानना की है। इसके लिए इनके खिलाफ जो है मानहानि का पूरा आदेश दिया जाना चाहिए। और आप सबको याद होगा, ईडी के एक डायरेक्टर थे, उनको बार-बार एक्सटेंशन मिलती थी, और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भई हम जो है ईडी के डायरेक्टर मिश्रा जी बड़े बदनाम भी थे या नाम वाले थे, अब वो तो मैं नहीं कह सकता। उनको ये कहा कि आप जो है फलानी तारीख को पद छोड़ो। तो मेरा मानना है कि जब ये मामला आएगा, तो सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टरों को तो नहीं बुलाना चाहिए, लेकिन एसबीआई के सारे डायरेक्टरों को बुलाना चाहिए, विशेषकर उसके जो है आज के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन, जिनका नाम मैंने बताया दिनेश खारा है, उनको इन पर्सन सुप्रीम कोर्ट बुलाकर ये बताना चाहिए कि उन्हें संविधान का और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना ही पड़ेगा। अगर वो पालन नहीं करेंगे, तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होगी। और स्टेट बैंक, जो कि एक बैंक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, रिज़र्व बैंक जो है वो केंद्रीय बैंक है, जो कि मॉनेटरी पॉलिसीज़ वगैरह को देखता है, और जो फिड्यूशियरी बैंक है, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो राज्य सरकारों का भी बैंक है, केंद्र सरकार का भी बैंक है। उसकी अगर इस तरह की नाफरमानी की कार्रवाई होती है,
तो उससे पता चलता है कि वो अपने आंकड़ों को नहीं बताना चाहता। सबसे बड़ी बात ये है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एम्प्लॉय यूनियन है, उसके जो अ, मुखिया हैं, अध्यक्ष हैं, उनका नाम है हरिराम। हरिराम ने सारी पोल खोल दी है। हरिराम ने सारे आंकड़े रख दिए हैं। हरिराम ने बता दिया है कि क्यों रिज़र्व बैंक और स्टेट बैंक और इलेक्शन कमीशन या इस मामले में जिन भी लोगों को कार्रवाई करनी है, वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। और हरिराम ने एक-एक तिनका-तिनका बताया है कि स्टेट बैंक के हर ब्रांच की रोज़ की जो अकाउंटिंग होती है, रोज़ का उसका बैलेंस बनता है, उसकी बैलेंस शीट हर दिन तय होती है। एक पैसे का उसमें हेर-फेर नहीं हो सकता और क्लिक ऑफ बटन जिसे कहते हैं सेंट्रल बटन सुपर कंप्यूटर जो होता है, उसमें अगर आप बटन दबाएँगे तो सारी की सारी चिट्ठी जो है पता चल जाएगी। जो स्टेट बैंक है वो 2 बातें बड़ी विचित्र है कि हम जितने भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे गए, उनका फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिकली जो है एक मिलान करना चाहते हैं। अरे भाई तुम नाम बता दो, किन-किन लोगों ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे हैं और किन-किन पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा मिला है। ये तो आसान ही बात है, मिलान करने की तो बात करते रहते हैं बाद में। और इसका नतीजा क्या होगा कि अगर ये पता चलेगा कि किसी ऐसे स्रोत से इन लोगों को पैसा मिला है, जो कि अज्ञात स्रोत हैं, जो कि बेईमानी के स्रोत हैं। जैसे जब भी बैंक जो होता है वो डिक्लेरेशन लेता है कि आपका पैसा जो है हवाला का पैसा नहीं है, आपका पैसा जो क्राइम का पैसा नहीं है, आपका पैसा जो ड्रग की मनी का पैसा नहीं है, आपका पैसा जो है किसी आतंकवादी गतिविधि का पैसा नहीं है। तो उसके खिलाफ अगर ये पता चले कि ये पैसा इन स्रोतों से आया है, तो उसके खिलाफ ईडी, एनआईए और दूसरी जो संस्थाएँ हैं, उन्हें कार्रवाई करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी संस्था कौन है जिसको पैसा मिला है, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? 6,676 करोड़ 76 करोड़ रुपया जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। वो सबसे ज़्यादा बड़ी लाभार्थी है। और एक तो खबर ऐसी है कि 350 से ज़्यादा ऐसे लोग थे, जिनको पहले जेल भेजा गया, उन पे मुकदमा दर्ज किया गया। फिर उनसे जो है चंदा वसूला गया, इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में। और जब चंदा आ गया तो उनको जो है एक तरह से बरी कर दिया कि तुम्हारे खिलाफ मामला खत्म। केंद्रीय मंत्री भी उसमें शामिल है। उनकी तो फाइल ईडी ने खो ही दी और बम्बई हाई कोर्ट को कहा जी हमारे पास जिनकी जो फाइल है, वो हमारे पास गुम हो गई है, इसलिए इनके खिलाफ मुकदमा खत्म करते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा जो है, इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होगा और उससे बचने के लिए वो ये चाहते हैं कि हम इस मामले को कहीं किसी तरह जो है ठंडे बस्ते में कैसे रखें और इसीलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें एप्लीकेशन लगाई है और जो एडीआर की एप्लीकेशन है उसपे सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा है कि हम सोमवार को इस बारे में मामले को देखेंगे और सोमवार जो है 2 दिन बाद आएगा। उसके अगले दिन जो है इलेक्टोरल बॉन्ड की जो पूरी सच्चाई है, वो जनता के सामने आ जाएगी और तब इलेक्शन कमीशन को जैसे ही ये सारी जानकारी मिलेगी, तो जैसे ही एक तरफ आचार संहिता लगेगी, दूसरी तरफ ये मुद्दा आ जाएगा और इससे पता चलेगा कि किन-किन लोगों ने कितना पैसा लिया है। मेरा मानना है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले से आज से नहीं 40 साल से मैं देख रहा हूँ। जब भी उनसे माँगा जाता है कि तुम्हारे को बिल्कुल डिफ़ॉल्टर की लिस्ट दो, कहते हैं हम नहीं देंगे। लोन कितनों ने लिया है? नहीं देंगे। पुरानी जानकारी दे दो, नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि पापी उनके पेट में ही बैठे हुए हैं और अगर पापी बाहर आएँगे तो उनका पेट फट जाएगा। लेकिन सर मेरा एक सवाल है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड से कौन-कौन से घोटाले इनकी वजह से सामने आ सकते हैं? कितने घोटाले और कितने बड़े किस स्तर पर क्या 2024 चुनाव से पहले सामने आ पाएँगे अगर ये सारा जवाब दे देते हैं तो, रिपोर्ट दे देते हैं तो? देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम है बड़ी विचित्र थी। वो ये थी कि हर 3 महीने में, जनवरी में, अप्रैल में, फिर जुलाई में, फिर अ सित अक्टूबर में 10 दिन के लिए विंडो खुलती थी और उस समय लोग इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते थे। उसके बाद उस आदमी को जिसने भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर उसे किसी पॉलिटिकल पार्टी को 10 दिन 20 दिन के भीतर जो है सौंपना होता था और सौंपने के बाद वो पैसा जो है वो पॉलिटिकल पार्टी अपने अकाउंट में जमा कराती। अगर उससे ज़्यादा टाइम निकल जाए, तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है स्वतः रद्द हो जाता और उनका जो पैसा है, जिसे खरीदा है, वो पैसा सस्पेंस अकाउंट में केंद्र सरकार को चला जाएगा। ये प्रोविज़न था। अब जो हरिराम हैं, जो कि बैंक एम्प्लॉयी एसोसिएशन के जो प्रेज़िडेंट हैं, उन्होंने कहा है 10 ऐसे तो मुझे पता है, ऐसे इलेक्टोरल बॉन्ड हैं जो 1-1 करोड़ के थे और जो एक्सपायर हो गए थे, उनको भी बाद में कैश किया गया। यानी जो पैसा केंद्र सरकार के खजाने में जाना था, सरकारी खजाने में, वो जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एनकैश किया गया। अब आप सोच सकते हैं पैसा जो है कांग्रेस के खाते में तो गया नहीं होगा, एनसीपी के खाते में तो नहीं गया होगा,
टीएमसी के खाते में तो बिल्कुल नहीं गया होगा, तो कहाँ जा सकता है? ये पैसा सिर्फ बीजेपी के खाते में गया है। और अगर ये पैसा गया है तो आप समझिए सरकारी धन का चोरी है ये। इसके खिलाफ क्या होगा? बीजेपी की मान्यता रद्द हो जाएगी, सीबीआई को केस दर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि ये पब्लिक लूट है। और इससे क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग सोच रहे हैं हम चुनाव लड़ेंगे, वो चुनाव नहीं लड़ पाएँगे। तो एक तलवार जो है इस समय एसबीआई के ऊपर नहीं लटकी हुई, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी नहीं लटकी हुई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के रूप में ऊपर लटकी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता इस बात को जानते हैं। इसीलिए मोदी जी का वज़न रोज़ आधा किलो कम हो रहा है। रोज़ आधा किलो वज़न कम हो रहा है। हम आपकी शक्ल देखिए, चमड़ी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो बढ़ती जा रही है। और उनकी हालत ऐसी हो रही है कि वो आप देखेंगे थोड़े दिन बाद जो है, जिस तरह के वो भाषण देते हैं, जिस तरह की गतिविधि करते हैं। कल ही लोगों ने देखा कि वो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर गए और वहाँ के जो गवर्नर हैं, मनोज सिन्हा, उनको कहा बैठ जा, मेरी फ़ोटो अकेले आने दे, तो उसको बैठा दिया। एक और चीज़ नई बात देखेंगे कि मोदी जी की जब भी रैली होती है, अब उसमें भीड़ नहीं दिखाते। पहले हेलीकॉप्टर शॉट आता था, क्रेन शॉट आता था, ये मोदी जी का स्टेज है और ये दूर तक जो है भीड़ है। अब नहीं दिखाते। अब वो क्या करते हैं, 5-7 लोगों के चेहरे दिखा देते हैं, वो ताली बजा रहे होते हैं, अब मोदी जी का भाषण खत्म। और मोदी जी से पहले और बाद में किसी वक्ता को अब कोई मोदी मीडिया नहीं दिखाता। यानी उनके साथ चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे देश के राष्ट्रपति हों, चाहे देश के उपराष्ट्रपति हों या किसी स्टेट का गवर्नर हो, कितना ही बड़ा नेता हो, मोदी जी आएँगे, भाषण देंगे और फुर्र से उड़ जाएँगे। वो इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि हर आदमी के चेहरे से हवाइयाँ उड़ रही हैं भाजपा के। भाजपा में लोग टिकट वापस कर रहे हैं, कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि लोगों को पता है कि जीतेंगे नहीं, पैसे और खर्च हो जाएँगे और जनता के बीच में जाएँगे तो जनता में जो है पीछे-पीछे पीछा करके पता नहीं क्या-क्या सुनाती है। तो आज के दिन भाजपा की हालत बड़ी खराब है और उसका जो एक उनका मकसद था कि राम मंदिर का हमने उद्घाटन कर दिया है, तो राम, राम, राम के नाम पे हमारी मनैया जो है बेड़ा पार हो जाएगी। वो नैया में छेद हो गए हैं बड़े-बड़े और इसलिए आज के दिन जो है भारतीय जनता पार्टी बड़ी हताश है और इसीलिए वो चाहती है कि उसकी बेईमानी के चर्चे जनता के सामने ना। बहुत शुक्रिया सर इस पूरे एपिसोड के लिए और एसबीआई पर पूरे अपडेट देने के लिए और क्या कुछ हो सकता है आपने बता दिया, घोटाले कितने सामने आ सकते हैं और सबसे बड़ा नुकसान किस पार्टी को होगा और शायद कहीं ना कहीं इसी वजह से इतना लंबा टाइम मांगा गया था कि चुनाव हो जाए, चुपचाप चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए। लेकिन लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। बिल्कुल निश्चित करेगा, करेगा। इस समय सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कमर कस रखी है। यानी पहली बार मैं देखता हूँ सुप्रीम कोर्ट जो है एक्टिविस्ट मोड में है और इसीलिए मोदी जी जब कल्कि धाम का उद्घाटन करने गए, तब उन्होंने सीधा कहा कि मेरे खिलाफ भी पीआईएल आने वाली है। यानी उनको आभास है कि मेरे खिलाफ पीआईएल आने वाली है। किस मुद्दे पे आने वाली है सारे सेक्रेटरीज़ को पता है। ये हम एक दिन बताएँगे कौन-सा बम है जो मोदी जी के पीछे टिक, 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 टिक कर रहा है। शुक्रिया सर। ताज़ा अपडेट के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो भी कुछ चलेगा, रविंद्र जी वहीं पर बैठे हैं, मौजूद हैं, उनसे बातचीत लगातार जारी रहेगी। रोज़ाना इस एपिसोड को आप लोग देखते हैं, उसका शुक्रिया। नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी रविंद्र जी से, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।